Good morning student. I am Preeti Hadda, Assistant Professor of History in Government College कोसली रेवाड़ी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह यह सभ्यता अस्तित्व में आई, कैसे इसका विकास हुआ, कैसे यह दूर दूर के क्षेत्रों में फैली, कैसे इसने लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया और कैसे इसने अपना जो प्रभाव था वो लंबे समय के लिए डाल दिया पूरे भारतवर्ष पर, या ये कह लीजिए उत्तर भारत की संस्कृति पर। तो हड़प्पा सभ्यता आप शुरू से लेकर अब तक क्या लगातार पढ़ते आ रहे हो। 6th क्लास में सामाजिक अध्ययन से ये शुरू हो जाता है और जैसे ही आप उच्च शिक्षा हासिल करते जाते हो BA तक, तो ये टॉपिक क्या है, चलता रहता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या रही है, भारत की एक प्रमुख सभ्यता रही है। जब तक इसकी खोज नहीं की गई थी तब तक यह माना जाता था कि मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं रही हैं वही विश्व की प्राचीन सभ्यताएं रही है। भारत के पास ऐसा कहने लायक कुछ नहीं था कि वो बता सके पूरे विश्व को कि उसके पास भी अपनी खुद की एक प्राचीन सभ्यता रही है, जो क्या है, बहुत ही उन्नत रही है, गौरवशाली रही है। और ये गौरव प्रदान किया गया 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज उसके द्वारा की गई थी। 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई और खुदाई करके यह सिद्ध किया गया कि ये जो स्थल है इस पर जो अवशेष मिले हैं वो कोई मामूली अवशेष नहीं है, बल्कि ऐसी सभ्यता के अवशेष हैं जो केवल एक क्षेत्र विशेष में नहीं फैली हुई है, बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों में, चाहे वो भारत कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, अफगानिस्तान कह लीजिए, उन क्षेत्रों में फैली हुई है। तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। उस समय के जो महानिदेशक रहे उनका नाम जॉन मार्शल था, जिनके प्रयासों से क्या है, यह सभ्यता अस्तित्व में आई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल खोजा गया RD बनर्जी द्वारा, राखलदास बनर्जी उनका नाम रहा है। तो ये दोनों ही स्थल हड़प्पा सभ्यता के क्या है, प्रमुख स्थल रहे हैं। जैसे ही इन स्थलों की खोज की गई तो वैसे ही भारतीय जो इतिहास रहा उसमें एक गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया। वो गौरवपूर्ण अध्याय क्या था कि अब भारतीय भी गर्व के साथ कह सकते थे कि उनके पास भी कोई प्राचीन सभ्यता रही है, ऐसी सभ्यता जो अपने समय की तत्कालीन उसकी जो सभ्यताएं रही विश्व की, उन सभ्यताओं में सबसे उन्नत सभ्यता हड़प्पा सभ्यता रही है। इसी कारण से इसको गौरवपूर्ण अध्याय भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से तो जाना जाता ही है, इसके साथ साथ इसके दूसरे भी नाम हैं जिन नामों से इसको जाना जाता है। पहला जो नाम है हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की खोज की गई थी। तो तत्कालीन जो पुरातत्ववेता रहे, इतिहासकार रहे, उन्होंने इस सभ्यता को नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जैसे जैसे खुदाई होती रही, नए नए जो स्थल थे हड़प्पा सभ्यता के वो अस्तित्व में आते रहे, तो इनको अन्य नामों से भी जाने लग गया। इसको दूसरा नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो प्रारंभिक स्थल मिले वो कहाँ पर मिले, सिंधु जो घाटी थी उसके आसपास के क्षेत्रों में इसके स्थल मिले। यही कारण था कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। तीसरा नाम इसको दिया गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता ये नाम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि इसके जो स्थल थे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद जब इसके स्थल खोजने का कार्य किया गया तो लगभग 1100 केंद्र हड़प्पा सभ्यता के 1100 केंद्र किस नदी के क्षेत्र में मिले? सरस्वती नदी के क्षेत्र में मिले, जो तत्कालीन समय में क्या है, लुप्त हो चुकी है। लेकिन उस क्षेत्र में क्या है, इस संस्कृति के 1100 स्थल खोज लिए गए। तो इतिहासकारों ने
इस सभ्यता को दूसरा नाम भी दे दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों दे दिया? इसके खोजे गए स्थलों में 1400 केंद्र इसके अब तक खोजे गए हैं और 1400 केंद्रों में से 1100 केंद्र अकेले किस क्षेत्र में मिले हैं? सरस्वती नदी क्षेत्र में मिले हैं, जो क्या है हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। चौथा नाम जो इसका दिया गया वो दिया गया कांस्ययुगीन सभ्यता। सबसे पहले कांस्य का प्रयोग, कांसा धातु रही है, उसका प्रयोग इस सभ्यता में किया गया था। यही कारण था कि इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया गया और बाद में उसके उपकरण, बर्तन वगैरह इस सभ्यता में बनाए गए। यही कारण था कि इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और पांचवा, प्रथम नगरीय सभ्यता। इसको नगरीय सभ्यता कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जितने भी केंद्र मिले हैं, स्थल जो मिले हैं, वो उन्नत अवस्था में हैं। ऐसा कोई भी केंद्र नहीं है जो क्या है ग्रामीण संस्कृति को दर्शाता हो। सभी केंद्र क्या है नगरीय संस्कृति को दर्शाते हैं, एकदम से उन्नत अवस्था में। यही कारण था कि यह संस्कृति उन्नत अवस्था में अस्तित्व में आई और नगरीय सभ्यता रही, नगरीय जो परिस्थितियां रही इस सभ्यता की रही हैं। यही कारण था कि इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो कितने नाम हो गए इसके? 5 नाम हो गए। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा सिंधु सरस्वती सभ्यता, चौथा कांस्ययुगीन सभ्यता और पांचवा प्रथम नगरीय सभ्यता। देखो बच्चों, एक ही सभ्यता को 5 नामों से क्या है जाना जाता है। तो एक ही सभ्यता को 5 नामों से जाना जाता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर सबसे प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया गया नाम है तो वो है हड़प्पा सभ्यता। वो भी किस कारण से? क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थल या सबसे प्रारंभिक स्थल कौन सा मिला है? इसका हड़प्पा मिला है। यही कारण है कि इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, कि हड़प्पा सभ्यता का क्या काल रहा, कितने समय तक यह क्या है अस्तित्व में रही। तो मैं एक बात आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल जहाँ भी मिले हैं वो अपनी उन्नत अवस्था में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी संस्कृति अगर विकसित होती है तो सबसे पहले क्या है प्रारंभिक चरण आता है, जिसमें क्या है ग्रामीण जीवन आता है। ग्रामीण जीवन से उन्नत होकर वो क्या है नगरीय जीवन में आती है, यानी कि अपने पूर्ण विकसित रूप में। और पूर्ण विकसित रूप में आने के बाद एक समय ऐसा आता है कि उस संस्कृति का पतन होना आरंभ हो जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति रही उसके साथ ऐसा कुछ नहीं रहा। इसको मैंने बताया था 5वां जो नाम इसके लिए प्रयोग किया जाता वो प्रथम नगरीय सभ्यता। उसका कारण यही रहा कि इसके जो स्थल थे वो पूर्ण उन्नत अवस्था में ही अस्तित्व में आए थे। तो इसका कालक्रम जो है अलग अलग विद्वानों ने, इतिहासकारों ने या पुरातत्ववेताओं ने अलग अलग समय इसका बताया है। किसी ने कुछ कहा है तो किसी ने कुछ कहा है। यहाँ पर हम प्रमुख इतिहासकारों द्वारा दिए गया कालक्रम जो वो आपको बता रहे हैं। पहला जो कालक्रम आता है, सबसे प्रमाणित जो कालक्रम इसका माना जाता है 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक। कितना? 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक। रेडियो कार्बन तिथि द्वारा निकाला गया ये समय है। रेडियो कार्बन तिथि द्वारा निकाला गया समय है। रेडियो कार्बन तिथि में क्या है वस्तुओं के आधार पर किसी भी चीज़ का समय निकाला जाता है। 50,000 वर्षों से ज़्यादा या 1 लाख वर्षों से ज़्यादा भी चीज़ें अगर प्राचीन हो तो उनके बारे में क्या है इस विधि द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो रेडियो कार्बन तिथि द्वारा जब इसका समय पता किया गया तो वो समय आया 3500 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 3500 ईस्वी पूर्व में इस सभ्यता की शुरुआत हुई और 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास यह सभ्यता क्या है खत्म हो गई। ऐसा ही एक और मत दिया गया है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक। मॉर्टिमर व्हीलर एक प्रमुख पुरातत्ववेता या इतिहासकार रहे हैं, जिनका कहना था कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता क्या है अस्तित्व में रही। और उन्होंने यह कालक्रम
दिया, यानी ये समय बताया मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध रहे उनके आधार पर। उनका कहना था कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, इसके मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ प्रमुख व्यापारिक संबंध रहे हैं। तीसरा आता है 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व तक। सर जॉन मार्शल ने यह समय बताया है कि 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर 2750 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता क्या है, अस्तित्व में रही। ऐसे ही 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक डीपी अग्रवाल एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं। उनका कहना था कि यह सभ्यता 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक पूर्ण रूप से अस्तित्व में रही। ऐसे ही अन्य इतिहासकार रहे हैं, जैसे मेके रहा है, डीपी वस्त रहा है। इनका भी कहना था कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक इस सभ्यता का क्या है, प्रमुख समय आता है। अगर बात की जाए सभी स्रोतों को मिलाकर इसके टाइम की, तो वो जो टाइम आता है वो 3200 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व बताया गया है। 3200 ईस्वी पूर्व में इस सभ्यता की शुरुआत हुई और 1500 ईस्वी पूर्व में जब वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई, यानी कि आर्यों ने जब भारत पर आक्रमण किया, तब तक यह संस्कृति क्या है, अपने अस्तित्व में बनी रही। आगे का हम कल फिर पढ़ाएंगे। आज के लिए काफ़ी धन्यवाद।